चलिए सीधे इस दिलचस्प विश्लेषण में उतरते हैं और निष्पक्ष रूप से डिकोड करते हैं भारतीय राजनीति के सबसे बड़े महामुकाबले को, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच का रणनीतिक खेल। बिना किसी राजनीतिक झुकाव के आइए सिर्फ डेटा, स्ट्रैटेजी और धारणाओं के आधार पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि चुनाव के मैदान में कौन सी रणनीतियां काम करती हैं और क्यों। चीजों को थोड़ा आसान और मजेदार बनाने के लिए हम इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य को एक बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट की तरह डिकोड करेंगे। हम इन 5 अहम पॉइंट्स पर फोकस करेंगे: मैच का सेटअप, कम्युनिकेशंस प्लेबुक, टीमों का रोस्टर, जीतने का जज्बा और अंत में एक बेहतरीन कमबैक की रणनीति। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, मैच का सेटअप। भारतीय राजनीति का ये विशाल टूर्नामेंट आखिर शुरू कहां से होता है, आइए मैदान में उतरने वाले दोनों कप्तानों को करीब से देखते हैं। यह स्थिति शुरुआत को बिल्कुल सटीक रूप से दर्शाती है। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने एक कड़े संघर्ष से आकर खुद को एक अनुशासित मैच विनर कप्तान के रूप में स्थापित किया, और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से एक बड़े राजनीतिक परिवार से आए विचारशील लेकिन कभी-कभी इनकंसिस्टेंट खिलाड़ी के रूप में देखा गया। ये हिस्सा पर्सनल ब्रांडिंग को बहुत अच्छे से समझाता है। आधुनिक चुनाव काफी हद तक पर्सनैलिटी ड्रिवन होते हैं। मोदी की ब्रांडिंग एकदम स्पष्ट और अनुशासित है, एक मजबूत और निर्णायक नेता की तरह। वहीं राहुल गांधी की पब्लिक इमेज ऐतिहासिक रूप से थोड़ी उलझी हुई रही है। साफ है कि इलेक्शन के मैदान में स्पष्टता हमेशा असमंजस पर भारी पड़ती है। ब्रांडिंग से आगे बढ़कर अब बात करते हैं कम्युनिकेशन प्लेबुक की, यानी जनता तक अपनी बात पहुंचाने का तरीका। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। ये T20 और टेस्ट मैच के बीच का अंतर है। टेलीविजन और सोशल मीडिया के इस तेज दौर में मोदी के छोटे, भावनात्मक और बार-बार दोहराए जाने वाले नारे बहुत तेजी से वायरल होते हैं। दूसरी तरफ गांधी का तरीका लंबे, बौद्धिक और सिस्टमैटिक तर्कों का रहा है। सच तो यह है कि जब बात मास अपील की हो तो छोटे नारे अक्सर लंबे, बौद्धिक तर्कों को पीछे छोड़ देते हैं। कप्तानों की बात हो गई, अब जरा मैदान पर मौजूद असली खिलाड़ियों की बात करते हैं, यानी जमीनी संगठन और ग्राउंड गेम। भारतीय जनता पार्टी का ये विशाल रोस्टर देखिए। उन्होंने एक बेहद अनुशासित बूथ लेवल की इलेक्शन मशीनरी तैयार की है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैदान के हर कोने पर वर्ल्ड क्लास फील्डर्स तैनात हों। इससे यह साबित होता है कि भारतीय चुनाव सिर्फ शानदार भाषणों से नहीं, बल्कि ऐसे ही विशाल लोकल ऑर्गेनाइजेशन से जीते जाते हैं। ये तुलना ऑर्गेनाइजेशनल गैप को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाती है। एक तरफ बीजेपी की अनुशासित मशीनरी है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का ऐतिहासिक रूप से कमजोर हो चुका ढांचा, जहां कई बार लोकल स्तर पर आंतरिक कलह देखने को मिलती है। चुनाव टीवी स्टूडियो में नहीं, बल्कि बूथ लेवल पर लड़े जाते हैं। अब आते हैं नैरेटिव की लड़ाई पर। आखिर वो कौन सा विनिंग स्पिरिट है जो वोटर्स को किसी एक पक्ष को चुनने के लिए प्रेरित करता है? यह बहुत दिलचस्प पॉइंट है। एक कैंपेन राष्ट्रवाद और विकास जैसे आकांक्षी विषयों पर बना है, जबकि दूसरा मुख्य रूप से असमानता और सरकार की आलोचना पर केंद्रित है। डेटा और ट्रेंड्स बताते हैं कि पॉजिटिव और एस्पिरेशनल विजन अक्सर सिर्फ आलोचना पर आधारित कैंपेन से ज्यादा मजबूत साबित होते हैं। अहम बात यह है कि वोटर सिर्फ क्या गलत है यह नहीं जानना चाहते, वे उम्मीद और एक पॉजिटिव पहचान को प्राथमिकता देते हैं। अगर मैसेज सिर्फ एंटी मोदी रहेगा तो लोग तुरंत एक मजबूत वैकल्पिक विजन की मांग करेंगे। इन सब के बाद एक स्वाभाविक सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी कभी ये मैच जीत सकते हैं या सरकार बदल सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। लोकतंत्र में कोई भी विनिंग स्ट्रीक हमेशा के लिए नहीं होती, बशर्ते विपक्ष नई और सॉलिड रणनीतियों को अपनाएं। तो चलिए अब देखते हैं कि विपक्ष के लिए वो रीबिल्डिंग प्लेबुक या लॉन्ग टर्म कमबैक स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। यह स्लाइड लंबी अवधि की संगठनात्मक सफलता के लिए राहुल गांधी के 5 विशिष्ट और जरूरी कदमों को आउटलाइन करती है। आइए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला कदम है एक पॉजिटिव विजन। इसमें रोजगार और आर्थिक विकास के लिए एक स्पष्ट रोड मैप होना चाहिए। वोटर्स को चैलेंजर में सिर्फ एक आलोचक नहीं, बल्कि एक वास्तविक प्रधानमंत्री का अक्स और एक ठोस प्लान दिखना चाहिए। दूसरा कदम ये साफ करता है कि चुनाव जमीन पर जीते जाते हैं। पार्टी को ग्राउंड लेवल पर मजबूत करना, मजबूत राज्य नेताओं को आगे लाना और लोकल अलायंस बनाना इस कमबैक का सबसे चुनौतीपूर्ण लेकिन जरूरी हिस्सा है। तीसरे पॉइंट यानी मैसेज डिसिप्लिन के बारे में सबसे क्रूशियल बात यह है कि एक सफल राष्ट्रीय कैंपेन को सिर्फ 3 से 5 कोर मैसेजेस की जरूरत होती है। उन्हें सालों तक लगातार दोहराना होता है, न कि बार बार नई थीम्स में उलझना होता है।
ये समझना बहुत जरूरी है कि मैच सिर्फ एक खास दर्शक वर्ग के भरोसे नहीं जीता जा सकता। बेस को एक्सपैंड करना अनिवार्य है। युवाओं, लोअर मिडिल क्लास और आकांक्षी वोटर्स को साथ लाना ही होगा। और आखिरी रणनीतिक आवश्यकता, एक मॉडर्न लीडरशिप टीम। वोटर्स कभी भी सिर्फ एक व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते, वे एक पूरी टीम पर दांव लगाते हैं। इसलिए आर्थिक विशेषज्ञों और मजबूत प्रशासकों वाली एक क्रेडिबल टीम बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। बीजेपी की स्थिरता और मजबूती के तिलिस्म को तोड़ने के लिए विपक्ष को खुद को एकजुट, सक्षम और आधुनिक दिखाना होगा। जनता को यह महसूस होना चाहिए कि ये टीम बिना लड़खड़ाए शासन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वैश्विक राजनीतिक इतिहास से हमारा सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि राजनीति एक चक्र की तरह है। दुनिया भर में अजेय लगने वाले नेताओं को भी चुनौती दी जा सकती है, बशर्ते विपक्ष लंबी अवधि में खुद को रणनीतिक ढंग से रीऑर्गेनाइज करे। जैसे जैसे हम इस विश्लेषण को खत्म कर रहे हैं, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हम सभी के सामने है। क्या ये लंबे समय की निरंतरता और रणनीतिक बदलाव आज के विपक्ष को कल के नेतृत्व में बदल पाएंगे? दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पिच पर अगला टर्निंग पॉइंट कब आएगा, इस बारे में जरूर सोचेगा।